गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग दुर्खाइम के श्रम विभाजन का सिद्धांत जो मैंने अपने कल वाले वीडियो में डाला था उसके आगे का हिस्सा सॉलिडेरिटी पढ़ेंगे। मैं थोड़ा ब्रीफ में अपने पिछले श्रम विभाजन के सिद्धांत को बता देती हूँ कि दुर्खाइम का ये बहुत प्रमुख सिद्धांत है और उनका जो पीएचडी का वर्क था वो भी इसी टॉपिक के ऊपर था, द डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर हम किसको कहेंगे? कार्यों का बंटवारा। क्या कार्यों के बंटवारे के बिना किसी भी कार्य को पूर्णता की ओर अच्छी प्रकार से ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। जब हम सिस्टमेटिकली किसी चीज़ को इक्वली बांट देते हैं या उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से बांट देते हैं तो वो जो कार्य है वो बहुत एक सही रिजल्ट को लेकर आता है। दुर्खाइम का जो श्रम विभाजन का सिद्धांत था, जो मैंने उस दिन भी बताया आपको, कि वो उसके फंक्शनल एस्पेक्ट और उसके डिसफंक्शनल एस्पेक्ट के ऊपर बेस्ड था, जो मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया था कि दुर्खाइम के प्रकार्यात्मक पक्ष और उसके अकार्यात्मक पक्ष जो है वो किस प्रकार से उनको उन्होंने लिखा है। अब उसको आज हम जो बात करेंगे वो जो कि अपने इस टॉपिक में जो मैंने उस दिन भी बताया था, जो पहला जो उनकी यांत्रिक जो श्रम विभाजन के साथ ही जुड़ी हुई चीज़ था, क्या? यांत्रिक जो सॉलिडेरिटी की बात पे अपन ने एंड किया था कि एकता समाज में अगर कार्यों का बंटवारा सही प्रकार से होता है तो एक समाज में यूनिफॉर्मिटी आती है और समाज का विकास होता है। वो दो रूपों में जो उस दिन अपन ने डिस्कस किया कि जो सामाजिक एकता है, वो जो सामाजिक एकता दो रूपों में दिखाई देती है। एक तो हो जाती है यांत्रिक एकता, मैकेनिकल जो सॉलिडेरिटी, और दूसरी है सावयवी एकता। और जो यांत्रिक एकता जो थी वो किस प्रकार का, इसको कानून के साथ जोड़ा है। तो कानून में कौन सा था? इसमें जो यांत्रिक एकता में कौन सा कानून था? दमनकारी कानून, रिप्रेसिव लॉ। जो रिप्रेसिव लॉ था, जो उसको मैंने आपको बताया भी था कि पेनल लॉ के रूप में और डिफ्यूज्ड लॉ के रूप में समाज में व्याप्त था। जो दमनकारी कानून जो है वो किसके ऊपर आधारित है? दंड के ऊपर आधारित है, जो अपराध के ऊपर आधारित है और अपराध की सज़ा देने के ऊपर आधारित है। और समाज में जब यांत्रिक एकता, जो पहला टॉपिक हमारा आज का रहेगा, तो ये जो है ये किसके ऊपर आधारित था? दमनकारी कानून। और जो सावयवी एकता थी ये किसके ऊपर आधारित थी? ये प्रतिकारी कानून, जो रेस्टिट्यूट लॉ, जो कि उसके सुधारने वाला पक्ष को लेकर आता है। तो ये हमने उस दिन डिस्कस कर लिया था। अब हम आज ये बात करते हैं कि जो समाज में क्या एकता के बिना और समाज का जो यांत्रिक एकता है, जो आपकी मैकेनिकल जो सॉलिडेरिटी है, ये सॉलिडेरिटी एंशिएंट टाइम में चलती थी। जो यांत्रिक एकता थी, यांत्रिक एकता होता क्या है? यांत्रिक एकता वह एकता जिसमें कि सभी लोग एक समान व्यवहार करते हैं। सभी लोग किसको? एक तो एक साथ एक जैसा व्यवहार, और दूसरा सामूहिकता। किसकी प्रधानता रहती है? आपस में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, आपस में एकजुट होकर रहना। और जो व्यवहार जो है वो किससे रिलेटेड रहेगा? समाज से, सोसाइटी बेस्ड रहेगा। हम यांत्रिक एकता में जो सरल समाजों में होती थी, और उस समाज में जो समाज जो था वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली था। व्यक्ति समाज से अलग सोच ही नहीं पाता था। जैसा समाज, अगर इट मीन अगर कोई राजा हुआ करता था तो जिस प्रकार से राजा ने अपना एक कानून या जिस प्रकार से सोच चलाई, उसी सोच के हिसाब से व्यक्ति व्यवहार करता था। तो यांत्रिक एकता में यंत्रवत व्यवहार, तो व्यक्ति का जो
इंडिविजुअलिज्म था, जो व्यक्ति वाली भावना जो थी वो इस समाज में नहीं पाई जाती थी। और समाज में क्या होता था, सामूहिकता वाला पक्ष जो है वो सबसे ऊपर रहता था और व्यक्ति सब एक जैसा यूनिफॉर्मिटी समाज में पाई जाती थी। तो जब इस प्रकार का व्यवहार होगा तो समाज भी एक लीक पर आगे बढ़ता था। तो उस समय जो दंड व्यवस्था, उस समय कानून कौन सा था, रिप्रेसिव लॉ था। रिप्रेसिव लॉ था उस ज़माने में, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, दमनकारी कानून। तो दमनकारी कानून में क्योंकि समाज प्रधान था और उस समय में व्यक्ति को समाज से डर लगता था, अगर कोई भी अपराध करेगा तो अपराध और दंड की व्यवस्था जो है वो किस प्रकार से होती थी, वो समाज को देखकर होती थी और व्यक्ति डरता था। जो भी अपराध किया जाता था अगर करता था तो उसको राजा से या उसको समाज से डर लगता था। इसलिए वो उस प्रकार की व्यवस्था में, जो यांत्रिक एकता वाली व्यवस्था में, समाज का डर, राजा का डर, दंड का डर व्यक्ति से गलत कार्य करने से रोकता था। तो उस वाले यांत्रिक एकता वाले समाज में, जो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी वाले समाज में, क्या हम किसी भी बहुत ज़्यादा विकास की संभावना की बात कर सकते हैं या सोच सकते हैं? तो ऐसा नहीं होता था, क्योंकि जो यांत्रिक एकता है, जो मैकेनिकल एकता है, उसमें एक मैकेनिज्म के तहत व्यक्ति कार्य करता था, जैसा और लोग व्यवहार करते थे वैसा व्यवहार करता था और दंड से डरता था। दमनकारी मतलब जो रिप्रेसिव लॉ जो था वो व्यक्ति को डरा कर रखता था और व्यक्ति किसी भी प्रकार के समाज विरोधी व्यवहार करने से डरता था। जो समाज इतना ज़्यादा प्रभावशाली रहता था कि वो इवन धर्म से, इवन प्रथाओं से, इवन रूढ़ियों से, इवन जनमत से, इन सब चीज़ों से वो डरता था और जैसा समाज चलता था उस प्रकार का व्यवहार वो करता था। जो दूसरी जो ऑर्गेनिक जो सॉलिडेरिटी है, इसको बोलते हैं सावयवी एकता। जो सावयवी एकता है, यहाँ पर जो ये वाली एकता को समझने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि ये जो एकता है ये यांत्रिक एकता के बाद का, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा वैसे वैसे समाज में अब एक ही व्यक्ति तो सारे कार्य नहीं कर पाता था। तो ऐसा नहीं होता था कि सभी लोग एक जैसा कार्य करते थे तो परफेक्शन नहीं आता था। जो दुर्खीम ने डिवीज़न ऑफ लेबर में बताया कि जब समाज आगे बढ़ेगा तो समाज में क्या आएगा, विशेषीकरण आएगा। तब जब विशेषीकरण, स्पेशलाइजेशन, तो जो विशेषीकरण आएगा तो ये विशेषीकरण की व्यवस्था जो है वो व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। जब हम किसी एक कार्य को रिपीटेडली बार बार करते हैं तो व्यक्ति उस कार्य में दक्ष हो जाता है और जब वो दक्ष हो जाता है तो जो दक्ष लोगों का, हर कार्यों में दक्ष लोगों का एक समाज बन जाता है। तो ये जो आपकी सावयवी एकता है ये किस में, इसमें स्पेशलाइजेशन का जोर रहता है। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा तो यांत्रिक एकता से वो धीरे धीरे सावयवी एकता में कन्वर्ट होता चला गया। तो जब स्पेशलाइजेशन होगा, इसको हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं जो सावयवी एकता का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। जैसे हमारे शरीर, तो शरीर का पूरा स्ट्रक्चर के साथ हमारे हाथ, मस्तिष्क, आँख, नाक, कान, पूरा पाँव, सब कुछ एक जुड़कर शरीर के साथ मिलकर कार्य करते हैं। बट इंडिविजुअली हाथ का अपना कार्य होता है, पाँव का अपना कार्य होता है, तो उसमें, लेकिन जब हाथ का ही कार्य करना होगा तो वह हाथ अपना कार्य करेगा, जब पाँव का कार्य करना होगा तो पाँव अपना कार्य करेगा, पर वो जुड़े हुए किससे हैं, समाज से या शरीर से। तो इसी प्रकार से जो सावयवी एकता है ये सबको साथ लेकर चलती है, ये सबको साथ मिलाकर चलती है और इसमें सबसे ज़्यादा प्रधानता किसकी रहती है, व्यक्ति की। इसमें व्यक्ति प्रमुख होता है, इसमें व्यक्ति की आइडेंटिटी प्रमुख होती है, व्यक्ति का जो इंडिविजुअलिज्म है, व्यक्ति का जो व्यक्तिवाद है वो पोषित होता है। इसमें व्यक्ति अपने कार्य में जब दक्ष होता है तो दूसरे लोग उसको वेटेज देते हैं, जब दूसरे लोग वेटेज देते हैं तो वो और कार्य को बेहतरीन तरीके से करना चाहता है। तो ये जो सावयवी एकता है, ये इस वाली एकता में जो कानून चलता है वो कौन सा होता है, प्रतिहारी कानून। तो जो प्रतिहारी है, रेस्टिट्यूट लॉ है, ये जो रेस्टिट्यूट लॉ है, ये वाला जो प्रतिहारी कानून जो है वो प्रतिहारी कानून किसके ऊपर, ये समाज के सुधार के ऊपर, समाज के जो
जैसे क्राइम और दंड दमनकारी कानून में जो प्रमुख चीज़ को दबाना था, ये उनको किसके ऊपर बल देता है? ये उनको सुधारने के ऊपर, ये उनको सुधारने के ऊपर बल देता है, ये उनकी हेल्प करना चाहता है, ये उनको उनका पुनर्वास करना चाहता है, ये उनको ऐसा समाज बनाना चाहता है जिसमें कि डेवलपमेंट हो, जिसमें कि इस प्रकार से दमित होकर भावनाओं को डर कर नहीं हो, बल्कि सब लोग समाज के विकास की बात करें। तो ये जो प्रतिहारी कानून से समाज में डेवलपमेंट होगा, जैसे कि यांत्रिक एकता में भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होता है, लेकिन अगर हम दोनों के अंतर की बात करते हैं, अगर दोनों के अंतर की बात करेंगे तो पहला अंतर किसके ऊपर आएगा? पहला अंतर कि ये जो मैकेनिकल सॉलिडरिटी है, ये किसके ऊपर बेस्ड है? समाज के ऊपर। और ये जो ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी है, ये किसके ऊपर बेस्ड है? व्यक्ति के ऊपर। तो दोनों का प्रमुख अंतर है यहाँ पर किस चीज़ को? कलेक्टिविटी को, यहाँ पर सामूहिकता को। ये किसको बल देती है? सामूहिकता को, और ये व्यक्तिवाद को। तो यहाँ पर व्यक्ति का महत्व है, व्यक्ति की ओरिजिनलिटी, व्यक्ति का परफेक्शन, व्यक्ति का स्पेशलाइजेशन बोलता है, और यहाँ पर सामूहिकता। यहाँ पर दंड की व्यवस्था समाज से डर कर होती है, और यहाँ पर भी डर है। ऐसा नहीं है कि पुलिस और प्रशासन या इस प्रकार की चीज़ें समाज में सावयवी एकता में नहीं फॉलो करते हैं, लोग वहाँ भी फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर व्यक्ति डर कर नहीं, यहाँ पर व्यक्ति एज ए रूल बात करता है। यहाँ पर व्यक्ति कानून को समझता है, वो ये समझता है कि समाज के विकास के लिए हमें रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। तो अब हम ये इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो समाज में जो दुर्खाइम का जो हमने डिवीज़न ऑफ लेबर को आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं कि जो डिवीज़न ऑफ लेबर है वो क्या है? कार्यों का बंटवारा। कार्यों का बंटवारा विद परफेक्शन होगा तो स्पेशलाइजेशन की व्यवस्था आगे बढ़ेगी, और उसमें स्पेशलाइजेशन के साथ साथ दो प्रकार की एकता ने जन्म लिया, एक मैकेनिकल सॉलिडरिटी और एक ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, जो यांत्रिक एकता, और एक सावयवी एकता। यांत्रिक एकता में रिप्रेसिव लॉ, दमनकारी कानून, और ऑर्गेनिक जो सॉलिडरिटी है उसमें रेस्टिट्यूट लॉ, जो कि समाज को सुधारने के ऊपर बल देता है। तो मैं समझती हूँ कि आपको ये वाला टॉपिक पूरी तरह आप समझ में आ गया होगा, श्रम का विभाजन समाज के विकास के लिए। थैंक यू वेरी मच।